होपफुली मेरी पुरानी वीडियो तो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। सो मैंने कोशिश की कि आज के इस वीडियो में मैं आपके 2-3 जो मेन एनाटॉमी से रिलेटेड जेआईटी के एनाटॉमी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं उनको क्लियर करूं। सो आपको आधा घंटा इस पेज पे खपने की ज़रूरत ना पड़े और सिर्फ 5 से 6 मिनटों में आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें। सो ये हमारे पास फर्स्ट एड का जो 370 पेज है, इस पर आप देखेंगे 3 टर्म्स पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास एमसीक्यूज़ के लिहाज से। एक टर्म पढ़ेंगे वाटरशेड एरिया क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरा आप नट क्रैकर सिंड्रोम पढ़ेंगे और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम पढ़ेंगे। अब इन दो सिंड्रोम में हमारे पास क्या डिफरेंस है वो आज हम देखते हैं। उसके बाद हम वाटरशेड एरिया की तरफ चलते हैं कि वाटरशेड एरिया क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जब आप देखेंगे कि नट क्रैकर सिंड्रोम वो बेसिकली क्या है। नट क्रैकर सिंड्रोम हमारे पास जो है वो आती है लेफ़्ट रीनल वेन की कंप्रेशन हो जाती है बिटवीन सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और एब्डोमिनल अयोर्टा। जब लेफ़्ट रीनल वेन इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होने जा रही होती है तो दरमियान में ये एब्डोमिनल अयोर्टा और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इसको कंप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा फ्लैंक पेन के साथ, क्रॉस हीमाचूरिया के साथ और लेफ़्ट साइडेड वेरिकोसील के साथ। आपने ये सिम्टम आपके पास आएगा कि आपके पास एक पेशेंट आया है, उसको फ्लैंक पेन है, क्रॉस हीमाचूरिया की वो कंप्लेंट कर रहा है। ऑन एग्जामिनेशन आपको लेफ़्ट साइडेड वेरिकोसील मिली है। आप बताएं आपका डायग्नोसिस क्या है। आपका डायग्नोसिस होना चाहिए नट क्रैकर सिंड्रोम। उसकी पैथोफिजियोलॉजी में अगर आपको वो लेके जाते हैं तो उसकी ये पैथोफिजियोलॉजी है कि लेफ़्ट रीनल वेन, याद रखना है कि वो कंप्रेस्ड होती है एब्डोमिनल अयोर्टा और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के दरमियान। इसी तरह इसके साथ दी होगी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम। अब वो उससे आपने डिफरेंट इस शेड कैसे करना है वो आपको मैं बताती हूँ। अब ये डायग्राम आप देखें कि अब ये जो ब्लू कलर में है हमारे पास वो किडनी से निकल रही है लेफ़्ट रीनल वेन, और रेड कलर का हमारे पास पीछे जो मोटी सी आपको नज़र आ रही है वो है एब्डोमिनल अयोर्टा और आगे एक छोटी ब्रीक आर्टरी है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। जब इन दोनों के दरमियान से हमारे पास लेफ़्ट रीनल वेन गुजरने लगती है तो वो बाज़ औक़ात कंप्रेस हो जाती है, जिसको हम कहते हैं रीनल नट क्रैकर सिंड्रोम। ये पिक्चर आपको क्लियर कर रही होगी, लेफ़्ट किडनी से लेफ़्ट रीनल वेन जा रही है इंफीरियर वेना केवा की तरफ, लेकिन during its course it compressed between superior mesenteric artery and abdominal aorta, and patient present to us with flank pain, cross hematuria and left sided varicocele. So our diagnosis is renal nutcracker syndrome. सेकंड हमारे पास है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में आपने याद रखना है ये कंप्रेशन है थर्ड पार्ट ऑफ द डुडिनम की, यहाँ इसको ट्रांसवर्स डुडिनम कहते हैं। उसमें लेफ़्ट रीनल वेन था, इसमें डुडिनम है। डुडिनम की कंप्रेशन हो जाती है वही सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के दरमियान और एब्डोमिनल अयोर्टा के दरमियान। जब इनकी कंप्रेशन होगी तो हम उसको कहेंगे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम। वो हमारे पास नट क्रैकर सिंड्रोम था, उसमें लेफ़्ट रीनल वेन थी। इसमें क्या है, थर्ड पार्ट ऑफ द डुडिनम कंप्रेस हो रहा है किसके दरमियान, वही सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और एब्डोमिनल अयोर्टा के दरमियान। और पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कैसे करेगा, इसमें मोस्ट कॉमन जो हमारे पास वो आके हमें कंप्लेन बताएगा वो कहेगा पोस्ट प्रेंडियल एब्डोमिनल पेन, यानी कि खाना खाने के बाद मुझे दर्द महसूस होता है, पहले नहीं, खाना खाने के फ़ौरी बाद मुझे दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ये सिंड्रोम होता क्यों है। एक जो हमारे पास ये देखें तस्वीर में राइट साइड पे डुडिनम और जो है हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और एब्डोमिनल अयोर्टा के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा है। ऑन लेफ़्ट साइड अगर आप चलें तो हमारे पास फ़ैट जब कम होगी, लीन पेशेंट होगा जिसने वेट लॉस बहुत ज़्यादा किया होगा, उसमें फ़ैट कम हो जाएगी और प्रोटेक्टिव शेल जो डुडिनम के अगेंस्ट है अराउंड है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और एब्डोमिनल अयोर्टा उसको कंप्रेस कर देंगे और पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा पोस्ट प्रेंडियल एब्डोमिनल पेन के साथ। ये हमारे पास इस तरह आएगी।
इसमें क्या है, डूडिनम ड्यू टू लॉस ऑफ फैट, वो उसकी रीज़न 100 तरह की हो सकती हैं। थिन लीन पेशेंट हो सकता है, उसने एक्सेसिव जो वेट लॉस किया होगा वो हो सकता है, या फिर वो नेचुरली ही थिन लीन है, उसमें फ़ैट कम हैं, या फिर वो इस तरह की मेडिसिन ले रहा है जिसमें उसकी फ़ैट जा रही है, तो आप देखेंगे उसमें उसका डोडिनम कंप्रेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो हमारे पास सिंड्रोम के साथ वो प्रेजेंट करेगा वो होगी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम। सो नट क्रैकर सिंड्रोम और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम में डिफरेंस क्या है? नट क्रैकर में लेफ़्ट रीनल वेन की इन्वॉल्वमेंट है, वो कंप्रेस होती है, जबकि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में थर्ड पोर्शन ऑफ दी डूडिनम और ट्रांसवर्स डूडिनम जो होता है वो कंप्रेस होता है। सो यहाँ पे हमारे पास दोनों कंपैरिजन में आ गए, आप अगेन उसको देख लें और इसको रिमेंबर कर लें, याद कर लें क्लिनिकली प्रेजेंट कैसे पेशेंट करेगा और उसकी क्या सिम्टम्स होंगे हमारे पास और हम डायग्नोसिस तक कैसे पहुंचेंगे। अब आ जाते हैं हमारे पास वाटर शेड एरिया। वाटर शेड एरिया हमारे पास ब्रेन में अलग होगा, लंग्स में अलग होगा, जीआईटी में अलग होंगे। अब ये वाटर शेड एरिया क्या होता है? ये ऐसा एरिया है जो ससेप्टिबल होता है इस्कीमिया के। जब भी कभी ब्लड लॉस कहीं पे होगा, हमारी बॉडी शॉक की तरह जा रही होगी, तो वो एरिया हमारी बॉडी के जिनका इस्कीमिया होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं उनको हम वाटर शेड एरिया कहते हैं। सो इसमें हम जीआईटी पढ़ रहे हैं तो जीआईटी के वाटर शेड एरिया की मैं बात करूँगी। सो जीआईटी में कोलोन में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 2 वाटर शेड एरिया। कोलोन में अब किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं उनकी बात करते हैं। सो कोलोन में आपको पता है कि एक हमारे पास स्प्लेनिक फ्लैक्चर होता है, जहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन जो है डिसेंडिंग कोलोन में कन्वर्ट हो रही होती है, स्प्लीन उसके साइड पे होती है, वहाँ पे उसको स्प्लेनिक फ्लैक्चर कहते हैं। उसको हम कहते हैं, वो पहला हमारे पास वाटर शेड एरिया है। वो वाटर शेड एरिया क्यों है? वहाँ पे ड्यूअल ब्लड सप्लाई है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी भी उसको सप्लाई कर रही होगी और इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी भी सप्लाई कर रही होगी। और सेकंड हमारे पास है रेक्टोसिग्माइडल जंक्शन। इस पे हमारे पास जो है वो 2 हमारे पास देखें, रेक्टोसिग्माइडल है ना, रेक्टल आर्टरी होगी और सिग्माइडल आर्टरी होगी, और ये किसकी ब्रांचेज हैं? इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं। सो ये ड्यूअल ब्लड सप्लाई इन दोनों एरियाज़ पे जा रही होती है और मैक्सिमम परफ्यूजन नहीं होती। ठीक है, जब भी बॉडी शॉक की तरफ जाएगी, यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा ब्लड दोनों की तरफ से आ रहा होगा। जब शॉक में है, ब्लड लॉस हो रहा है या फिर फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे मिनिमम वाटर सप्लाई, जो वाटर कह रही हूँ सॉरी, ब्लड सप्लाई होगा, मिनिमम ब्लड सप्लाई होगा और यहाँ पे नेक्रोसिस और इस्कीमिया होने के चांसेस मैक्सिमम हैं। सो ये 2 आपने पॉइंट याद रख लेने हैं, एक स्प्लेनिक फ्लैक्चर है और रेक्टोसिग्माइडल जंक्शन है हमारे पास, जो कि हमारे कोलोन में वाटर शेड एरिया हैं 2। और इनकी ब्लड सप्लाई क्या है? फ्लैक्चर, जो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। स्प्लेनिक फ्लैक्चर में हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आएगी, और नीचे जो रेक्टोसिग्माइडल है वहाँ पे इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी मेन, उसकी आगे से 2 ब्रांचेस, रेक्टल ब्रांच और सिग्माइडल ब्रांच वो होंगी, और ड्यूअल ब्लड सप्लाई इनकी होती है। और ड्यू टू शॉक एंड ब्लड लॉस और वॉल्यूम लॉस, एनी कंडीशन जो है जिसमें हमारी ब्लड जो है ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होगी, तो ये एरियाज़ जो होंगे इनमें नेक्रोसिस या इस्कीमिया होने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। सो ये आप देखिएगा कि 8 मिनट में आपके 3 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और होपफुली जब आप एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करेंगे उसमें भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। एंड थैंक यू सो मच। फिर कल मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ।